चलो बेटा शुरू कर रहा हूं मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि हम डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं तो शायद हमारे लिए काफ़ी पीस ऑफ केक होगा। इसमें बच्चों जो एक क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड्स में, अन्यथा भी, वो ये होता है कि आपको आईयूपीएसी बतानी होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब चीज़ें बतानी होती है। अब ये क्या है, आइए इंट्रोडक्शन में पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। ये पहला सेट है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कैपिटल ए में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है उसको डिफाइन करने के लिए इसका सुपर सेट डिफाइन करना है। तो कैपिटल ए में हम इंग्लिश लिख रहे हैं एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं? इंग्लिश कहती है जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट मिक्स होते हैं इन सिंपल प्रोपोर्शन। सिंपल प्रोपोर्शन मतलब 1:2, 1:3, 1:5, मतलब इंटीजर्स में है ना। एंड अलाउड टू इवेपोरेट। जब उनको मिक्स करते हैं, मान लो एक सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन में दो या दो से अधिक सॉल्ट डाल दिए और इवेपोरेट मतलब पानी उड़ा दिया। पानी उड़ा दिया तो वाटर उबल जाएगा, और ये सॉल्ट्स जनरली आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो वो नीचे क्रिस्टल के रूप में बच जाते हैं। अच्छा, जनरली पानी जब हटता है और ये क्रिस्टल के रूप में जब गठरा बनते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइज होते हैं, तो जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ सॉलिड बनते हैं। तो वही कह रहा है क्रिस्टल्स ऑफ न्यू सेपरेट ऑफ न्यू कंपाउंड सेपरेट आउट विच इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। अब न्यू क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब भी आप किसी दो या दो अधिक सॉल्ट सोल्यूशन को मिक्स करके पानी को हटाते हो तो कुछ रेशियो में वो गठराते हैं, मतलब एक का एक हिस्सा, एक के दो हिस्से, एक का एक हिस्सा, एक के तीन हिस्से और डॉट कुछ पानी है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम जनरली एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, अब जो ये गठराते हैं ना, सॉलिड बनते हैं ना, ये केवल ऐसे एक प्रकार से नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एडिशन कंपाउंड है प्रकृति में ये दो प्रकार से देखे जाते हैं। तो वही नेक्स्ट लाइन से लिखा है हमने कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है डबल सॉल्ट, जो शायद आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, लेकिन एक और प्रकार दिखता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों, बताता हूं। पहले दो प्रकार अलग अलग हैं क्या, इसमें पहले अपन केवल डबल सॉल्ट की चर्चा करते हैं। मैं स्क्रीन को वर्टिकल कर दे रहा हूं, आपको सिर्फ डबल सॉल्ट दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको डबल सॉल्ट? हेलो, यस सर। अच्छा, पहले डबल सॉल्ट के बारे में बात कर दूं मैं। डबल सॉल्ट जैसे कि बच्चों ये पोटैश सॉल्ट क्या है सर? पोटैश सॉल्ट बेटा, इसमें पोटेशियम सल्फेट का एक हिस्सा है, एल्यूमिनियम सल्फेट का एक हिस्सा है, और ये 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ ये एलम नेचर में पाया जाता है। ये एक डबल सॉल्ट है एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड में कौन सा प्रकार है? डबल सॉल्ट। सर अभी डबल सॉल्ट में क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि बच्चों इस सॉल्ट को जब पानी में घोलोगे तो आयनिक कंपाउंड, पानी उबाल दिया था तो उबल गया, हट गया, ये सॉलिड बन गया, लेकिन पानी में डालो तो घुल जाएगा। अच्छा, जब घुलेगा ना तो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, मतलब अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। एग्जाम्पल और इसका है जैसे मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट या एक हिस्सा, अमोनियम सल्फेट का एक हिस्सा और 6 पानी। जब इसे आप पानी में डालते हो तो देखते हो Fe+2 आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, फिर ये सल्फेट है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, पानी कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो ये टूटता नहीं है, तो सारे के सारे कॉन्स्टेंट आयंस में टूट गया। वही लिखा हुआ है कि दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। आइडेंटिटी लूज क्यों कर दी? अरे यार पहले गठरे थे, वह अलग अलग हो गए, आयंस में टूट गए, तो जो थे वो तो नहीं रहे, तो आइडेंटिटी खो गई। आइए इसी के विपरीत कॉम्प्लेक्स को समझे। कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, ये एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। ये पोटेशियम फेरोसायानाइड, ये जनरल नेम है, फॉर्मूला है इसका Na4। एक्चुअली बच्चों इसको सोडियम फेरोसाइनाइड लिखना चाहिए। अगर पोटेशियम लिखा है तो यहाँ पे के होना चाहिए, बस फ़र्क इतना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर पोटेशियम लिखा तो चलो नाम नहीं चेंज करते, इसको के कर देता हूँ, है ना। तो दिस इज पोटेशियम फेरोसायानाइड, NiDe। आई होप NiD दिख रहा है कि छुपा हुआ है? नहीं, NiD तक दिख रहा है, ई छुपा हुआ है। लिख लोगे इतना खुद? हेलो, बोलना पड़ेगा सबको, हाँ सर। ठीक है। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है बच्चों। जैसे कि आपको फॉर्मूला दिख रहा है, एक्चुअली बेटा हमने सोडियम साइनाइड और लोहे का साइनाइड यानी कि FeCN, इसको मिक्स किया होगा। अब हालांकि पहले तो हम लोग सब लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लें। तो भैया सोडियम का सबको पता है +1 है, 4 है तो +4, लोहे का नहीं पता तो X। Cn बच्चों आप इतना शायद ऑर्गेनिक पढ़े तो आपको पता है Cn माइनस के रूप में होता है, तो -1 चार्ज होगा, तो 6 है तो -6 हाँ सर। बराबर
ओवरऑल न्यूट्रल, तो x बराबर हो जाएगा +2, मतलब Fe पे +2 चार्ज है, मतलब ये फेरस साइनाइड होगा। तो सोडियम साइनाइड और फेरस साइनाइड के जब सोल्यूशन को मिक्स करते हैं ना और पानी को हटाते हैं ना, तो एक्चुअली ये एडिशन, मतलब दो सॉल्ट साथ में मिलके गठराते हैं, सॉलिड बनते हैं। लेकिन ये सॉल्ट डबल सॉल्ट नहीं कहलाता, एडिशन कंपाउंड है पर डबल सॉल्ट नहीं कहलाता। क्यों? इतनी जानकारी शायद आपको पहले से होगी कि इसको ऐसे लिखने का तरीका ये है, स्क्वायर ब्रैकेट में सोडियम बाहर है और ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि पानी में अब इसको डालोगे ना तो Fe+2 आयन और Cn माइनस आयन अपना टेस्ट नहीं देंगे। मतलब ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी पानी में जाके खोएगा नहीं। ये अभी भी भले डिसोशिएट पूरा होगा लेकिन केवल इस आयन में और इस कॉम्प्लेक्स एनायन में, और इसीलिए इसे हम डबल सॉल्ट नहीं कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरे पूरा क्यों नहीं घुल रहा, ये अजीब बात हो गई, कॉम्प्लेक्स बात हो गई, तो नाम भी है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्यों, उसको आगे समझेंगे। एक्चुअली आपको भी बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन इसलिए एक्चुअली टूटता इसलिए नहीं है बेटा, डिसोशिएट इसलिए नहीं होता क्योंकि Fe जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है और जो Cn माइनस है, इसमें Cn माइनस एज डोनर कोऑर्डिनेट कर रहा है किसको, Fe। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने की औकात पानी में कुछ केसेस में नहीं होती, जैसे इसके केस में नहीं है। इसलिए इस संबंध को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह के बोल देते हैं कि ये पानी में अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है, एक साथ रहता है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कोई तकलीफ किसी को? नेक्स्ट इंग्लिश पढ़ दे रहा हूं। कहता है द कॉम्प्लेक्स आयन अक्रॉस नॉट डिसोशिएट इनटू कांस्टेंट आयंस। द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट होना चाहिए, अक्रॉस नहीं होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए आपको डज नॉट, कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है सॉल्ट का, इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। एग्जाम्पल हो गया ये। और रोमन नंबर 3 में दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। भाई खुद को पूरा पूरा नहीं तोड़ा, तो जो था वो लगभग रिटेन किया। तकलीफ बच्चों? No, sir. आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, अब इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में अब आगे जानकारी हासिल करनी है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कहता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम या आयन बाउंडेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और अच्छा लिखा तो है, और मॉलिक्यूल्स। आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्यों सर? आपने तो कहा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। अरे यार कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी तो दे सकता है लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने के लिए, दे सकता है कि नहीं? हेलो, हाँ, sir. अच्छा नाइट्रोजन में. हाँ, मतलब ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है उसमें लोन पेयर है। आगे इंग्लिश कह रही है कि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में द एटम और आयन to which a fixed number of ions या groups are bounded in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom और ion। मतलब कह रहा है ये जो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक ऐसा मेटल होता है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग, वो आयन हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। वो जब इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस मेटल के साथ वो एक कोवेलेंट बॉन्ड टाइप की चीज़ बना लेंगे, तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो वही VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी, है ना। और ये बीच वाली स्पीशी को जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो होता है सेंट्रल, वो कहलाता है सेंट्रल एटम या आयन। अब सेंट्रल एटम या आयन क्यों लिखा है? क्योंकि जिसमें भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, अच्छा ये आपने डी ब्लॉक पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन खुद में करवा पाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास खाली डी होते हैं, अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा, वो खाली डी ऑर्बिटल बेटा किसी एटम पे भी हो सकता है, आयन पे भी हो सकता है। इन जनरल आयन पे होता है, पर कोई न्यूट्रल एटम भी हो सकता है ना जिसका डी खाली और उस पर कोई कोऑर्डिनेट कर दे रहा है, इसलिए वो एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तकलीफ? नहीं, sir. अच्छा, अब खुद बताओ बेटा,
देने वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। जो सेंट्रल मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वही इंग्लिश लिखी हुई है कि जो सेंट्रल मेटल है उसको लुईस एसिड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशंस में आगे बढ़ रहे हैं। जो देने वाले लोग होते होते हैं बच्चों, लिगेंड्स कहलाते हैं, इंग्लिश लिखी है। आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बाउंड टू द सेंट्रल एटम, जो जुड़े रहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उस डब्बे के अंदर इज कॉल्ड लिगेंड्स एंड दे बिहेव एज लुईस बेस। आगे की बात कह रहा है कि अब ये जो लिगेंड्स है ना, इनको हम क्लासिफाई करेंगे कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है बेटा डोनर साइड्स, लिखा भी है, दैट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड मॉलिक्यूल विच आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। भाई मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर जो डोनर स्पीशी होती है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक है तो बोलेंगे ये एक डेंटिसिटी है इसकी, एक से ज़्यादा होगी तो 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब इस आधार पे इनका क्लासिफिकेशन कैसा है। सबसे पहला, मान लो कोई ऐसा लिगेंड है जो केवल एक डोनर एटम रखा है तो उसे हम साइंस केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। अच्छा, लिखा भी है कि अगर लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंट्रल एटम से यूजिंग वन डोनर एटम तो वो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपको मोहर सॉल्ट दिया हुआ है तो कह रहा है कि मोहर सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O, कहता है व्हेन 1:1 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट आर मिक्स्ड। तो ये क्यों दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये बेवकूफ़ एग्जाम्पल है बच्चों, ये मत लिखना। हेलो, Yes, sir. है ना, ये मत लिखना बेवकूफ़ी। मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड समझ में आता है सबको। हाँ sir. अब उसको समझने के लिए ये अच्छी बात है, यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड के बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। अच्छा, अब देने वाला यूनिडेंटेड तो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कोई चार्ज स्पीशी भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन है पर मैं उसको संख्या वाइज नहीं लिखा रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल्स से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से एग्जांपल्स देख रहे हैं, जो न्यूट्रल है, मतलब ये न्यूट्रल भी है, मतलब इनमें चार्ज भी नहीं है और इनमें डोनर एटम भी कितने हैं, एक। तो ये यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला है NH3, नाइट्रोजन पे लोन पे दिख रहा होगा सबको। इसका नाम तो अमोनिया होता है बेटा हमारी केमिस्ट्री की जनरल भाषा में, लेकिन IUPAC नेम जब हम अमोनिया का करते हैं, सर IUPAC क्यों, क्योंकि बेटा IUPAC ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण भी सिखाया है। और उस IUPAC नेमिंग के अलॉन्ग जैसे अपन प्रीफिक्सेस सफिक्सेस पढ़ते थे ना, वैसे लिगेंड्स के भी IUPAC नाम होते हैं। कब, जब वो ऑब्वियसली ऐसे डोनर ऐसे लुईस बेस जो लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं तो IUPAC के नाम से कहलाते हैं। तो अमोनिया को अमोनिया ना कह के क्या कहेंगे हम, अमीन। अमीन विद अ डबल M, इसलिए बच्चे ने अंडरलाइन भी किया हुआ है। स्पेलिंग बोर्ड का पेपर देना है तो ध्यान रखना। तो बोलते जाओ बच्चों, अमोनिया का नाम क्या होगा, Amine. अमीन। वाटर का नाम क्या होगा, Aqua. एक्वा। कार्बोनाइल सब लोग जानते हैं, कार्बोनाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो कार्बोनाइल का नाम क्या होता है IUPAC, Carbonite. कार्बोनाइल ही होता है। ये जो फालतू की बात लिखी हुई है ये मत लिखना, है ना। नेक्स्ट, मिथाइलमीन, फोटो सबको दिख रही है, डोनर साइट इसमें नाइट्रोजन होगा। मिथाइलमीन का नाम क्या होता है, Methylamine. विद Nitrosyl. ना सिर्फ मिथाइलमीन बेटा, मिथाइलमीन का नाम क्या होता है, मिथाइलमीन विद सिंगल M, हाँ sir. दिखता है सबको। Methylamine. अच्छा, नेक्स्ट NO का हमने नाम नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि NO कहलाता भी नाइट्रोसाइल है और उसका IUPAC नाम भी नाइट्रोसाइल है। कोई तकलीफ, No sir. ठीक है। तो बच्चों ये सब लिगेंड्स कैसे हो गए बेटा, ये सब लिगेंड्स हो गए, ये सब लिगेंड्स हो गए न्यूट्रल मोनोडेंटेट। हेलो, Yes sir. अच्छा बच्चों, यहाँ जो NO का नाम नाइट्रोसाइल लिखा है, इसमें खुद बताओ डोनर एटम कौन होगा जब ये नाइट्रोसाइल कहलाएगा। देखो नाइट्रोजन पे उसने बस लोन पेयर दिखाए हैं, लो, Yes sir. है ना। आप कहोगे सर देने को तो ऑक्सीजन भी दे सकता है, बेटा जब ऑक्सीजन देगा ना तो नाम बदल जाएगा। क्यों, याद कीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल जानते हैं ना। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में जब कोई दूसरी डोनर साइड दो रहते हैं पर एट द टाइम में पता है कि एक ही देता है ना। तो वैसे ही NO भी है वही एम्बीडेंटेड। तो सर ये बताया क्यों नहीं अभी आपने, अरे हो गया, आप समझ सकते हो, लेकिन आपको नाम याद रखने
ज़रूरत नहीं है जब ओ कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वही नाम है जिस जो आपका मेंस तक की गाड़ी चला देंगे। ठीक है, तो एनओ में डोनर कौन है बच्चों? एन। तो जब एन से कोऑर्डिनेट किया जाएगा तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल। किसी को तकलीफ किया मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नेक्स्ट अगली लिस्ट है बच्चों जो कि ज़्यादा बड़ी भी है, वो है नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स की। ये लेकिन नेगेटिवली चार्ज कैसे हैं? मोनोडेंटेट। सर इसकी लिस्ट ज़्यादा क्यों है? अरे ऑब्वियस सी बात है यार, जिसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, लुईस बेस बनना है, तो जनरली आपको जो एग्जाम्पल्स से नवाजा जाता है वो एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच वाले ही होते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज ही आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते जाएं। ऑक्साइड आयन का IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? ऑक्सो। हाइड्राइड आयन का? हाइड्रो। हाइड्रीडो। हाइड्रेटो। क्या नाम होगा? हाइड्रेटो। हाइड्रीडो। ठीक है। फ्लोराइड आयन का? फ्लोराइड। बेटा पुराने 2004 के कन्वेंशन के पहले फ्लोरो बोला जाता था, लेकिन अगर आप गौर कर रहे होगे हर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के नाम के पीछे IDO लगा हुआ है, इसलिए 2004 के कन्वेंशन के बाद हम फ्लोरो को भी क्या कहने लगे? फ्लोरिडो। क्या बोलने लगे? फ्लोराइड। फ्लोरिडो। Cl माइनस को क्या बोलोगे? फ्लोराइड। क्लोरिडो। क्या बोलोगे? क्लोरिडो। Br माइनस को? ब्रोमीडो। बोलो। ब्रोमीडो। I माइनस को? आयोडीडो। बोलो। आयोडीडो। CH3CO माइनस में O, ये जिसमें माइनस माइनस है वो ही कोऑर्डिनेट करेगा वही वाला ऑक्सीजन, ये कहलाएगा एसीटेटो। क्या? एसीटेटो। अच्छा। Cn माइनस में ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कार्बन पे माइनस है, यही ज़्यादा कोऑर्डिनेट करेगा, तो जब कार्बन कोऑर्डिनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? साइनिडो। क्या कहलाएगा? साइनिड। मैं साइनो भी लिखा हूँ, पता है क्यों लिखा हूँ मैंने? जैसे यहाँ फ्लोरो लिखा है, यहाँ साइनो लिखा है, क्योंकि कई बार जैसे ऑर्गेनिक में उल्टे सवाल आते थे ना, कि वैसे यहाँ भी उल्टे सवाल आते हैं। मतलब नाम लिख देता है, बोलता है स्ट्रक्चर बनाओ, तो नाम लिख के उसने साइनो लिख दिया, तो ये नहीं कहना अरे तुमने गलत लिखा, साइनो लिख दिया, साइनिडो लिखना चाहिए था। नहीं, बना लेना है ना। लेकिन आप जब नाम लिखोगे तो हमेशा साइनिडो लिखोगे। नेक्स्ट, अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा, देखो नाइट्रोजन को इसने आगे कर दिया, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा तो नाम क्या होगा? आइसोसाइन। आइसोसाइनो। आइसोसाइनो में इन जनरल अपन आइसोसाइनिडो नहीं लिखते हैं। क्यों? अब बेटा नामकरण है तो क्या करें भाई? 1 फुट के आदमी को कोई राजा बोल दे तो क्या कर सकते हो, है ना? 6 फुट के आदमी को छोटू बोल दे तो क्या कर सकते हो, है ना? नेक्स्ट, NH2 माइनस का नाम बोलो। अमीडो। क्या? अमीडो। अमीडो। NO3 माइनस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा, नाम बोलो। नाइट्रेटो। नाइट्रेटो। नाम बोलो। नाइट्रेटो। अब बच्चों ये याद होना चाहिए, लिखते लिखते जब बोलोगे तो याद होगा। एक बार मुझे शुरू से नाम फिर से बोलते जाओ। पहला नाम बोलो O2 माइनस का, ऑक्सो। H माइनस, हाइड्रेटो। F माइनस, फ्लोराइडो। फ्लोरिडो, Cl माइनस, क्लोरिडो। Br माइनस, ब्रोमीडो। I माइनस, आयोडीडो। आईडीडो, आयोडीडो, CH3CO माइनस, एसीटेटो। Cn माइनस में C कोऑर्डिनेट करेगा तो नाम साइनोडी। साइनिडो। क्या? साइनिडो। Cn माइनस में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा, नाम आइसोसाइन। NH2 माइनस, अमीडो। NO3 माइनस में N कोऑर्डिनेट करेगा तो नाइट्रेटो। नाइट्रेटो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बेटा यहाँ पे इसकी कुछ एम्बीडेंटेट वाली बात। एम्बीडेंटेट मतलब आप समझ रहे हो कि एक से ज़्यादा डोनर साइट, अगर हालांकि एक समय में कोई एक ही करेगा तो रहेगा ये मोनोडेंटेट ही, पर अगर जिससे कोऑर्डिनेट कर रहा है वो बदलता गया तो नाम बदलता जाएगा।
तो पहला है बच्चों नाइट्रो आयन, जो कि NO2 माइनस होता है। हालांकि नाइट्रो आयन के लिए हम वहाँ पे डिटेलिंग कर चुके हैं इसके पहले वाले केस में, पर हम फिर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दोबारा आपको दिखा रहे हैं कि कौन कैसे क्या करता है ना। तो आप एक काम करना, वो वाला काट ही देना, वो वाला मत लिखना। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यही ज़्यादा उचित है ना। तो इसके पहले वाला जो अपन ने NO2 माइनस लिखा है, NO3 माइनस लिखा है, वो NO3 है कि NO2 है? एक बार देख लूँ। अगर NO3 है तो बात ही अलग हो गई। हाँ, वो NO3 है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो NO2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो NO2 के केस में बच्चों वो तो नाम ठीक है, NO3 माइनस में नाइट्रोजन ही कोऑर्डिनेट करता है, तो अपना आपको जानकारी है। वो कहलाता है नाई क्या बोल नाम था उसका, NO3 माइनस का? नाइट्रेटो है ना। हाँ, नाइट्रेट आयन का नाइट्रेटो, ठीक है। अब NO2 माइनस Yes. जब कोऑर्डिनेट करेगा तो देख लीजिए बच्चों, इस बच्चे ने बड़ा सफाई से काम किया हुआ है। देखो, जब ये फोटो तो उसने बना दी NO2 माइनस की। देखो, उसने लाल पेन बनाया है। लाल पेन मतलब जब नाइट्रोजन लिगेट करेगा, लिगेट मतलब कोऑर्डिनेट करेगा। जब नाइट्रोजन एज अ लिगेंड बिहेव करेगा तो कई लोग उसको कहते हैं लिगेट करेगा। तो जब नाइट्रोजन की थ्रू लिगेशन यानी कि लिगेंड का फॉर्मेशन होगा तो ये नाम क्या कहलाएगा? नाइट्रीटो एन। क्या कहलाएगा? नाइट्रेटो N. नाइट्रीटो एन। और जब O के थ्रू लिगेट करेगा, देखो इसने रेड पेन O के नीचे मारा है, तो ये होगा नाइट्रीटो O। मतलब नाम सेम रहेगा, N और O लगा देंगे हाइफन लगा के, नाइट्रीटो N नाइट्रीटो O। तकलीफ? No, अब sir. जब बच्चों नाइट्रीटो N होता है ना, मतलब जो N से लिगेट करता है ना, तो आप जब नाम लिखना तो यही लिखना। लेकिन आपको कभी उल्टा सवाल आता है, मतलब नाम लिखा रहता है और स्ट्रक्चर बनाने को बोलता है, तो ना कई बार नाइट्रीटो N को लोग नाइट्रो भी कह देते हैं। मतलब ऊपर वाले को नाइट्रो बोल सकते हो, नीचे वाले को नहीं। हेलो, Yes, sir. इसलिए नाइट्रीटो एन के साथ और करके लिखा है नाइट्रो। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। अब जैसे साइनेट आयन है, साइनेट आयन होता है बच्चों CnO माइनस। CnO माइनस की देखो इसने सुंदर सी फोटो भी बनाई हुई है, इसमें सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। हमको दिख रहा है माइनस O पे है तो लिगेट O ही करेगा। तो O से लिगेट होगा तो नाम क्या हो जाएगा? साइनेटो। वैसे ही आइसोसाइनेट आयन मतलब इसका उल्टा, यानी कि आइसोसाइनेट में बच्चों देखो, फोटो देख लो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। हेलो, और जब ये N लिगेट करेगा, N legate करेगा. जब ये N लिगेट करेगा तो ये कहलाएगा आइसोसाइनेटो। क्या कहलाएगा? Isocyanate. कोई तकलीफ बच्चों? No, sir. एक्चुअली ना बेटा, यहाँ मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि इस बच्चे ने गड़बड़ बनाया है बेटा। ये क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, CnO माइनस। यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। मैं एक बार आपके लिए फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ ये आइसोसाइनेटो का। आइसोसाइनेटो में बच्चों ये ज़रूर सच्चाई है कि ये फ़ोटो नहीं होगी, उसमें कार्बन बीच में होगा। पर अगर आप कार्बन बीच में रखते हो, नहीं यार कैसे रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। वही फ़ोटो बनाओ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड C, और ये जो लोन पेयर है उसको कोऑर्डिनेट करवा दो। तो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 4 ना। Yes, दो sir. बॉन्ड बना लिए तो 6 हो गए, लिगेट कर दिया तो इसका बॉन्ड पूरा हो गया। लेकिन लिगेट कैसे किया? नाइट्रोजन के आउटर मोशन में तो 2 2 4 2 6 हो गए, मतलब माइनस इसमें। अब बात समझ रहे हो मेरी बच्चों? हेलो हाँ, हैं बच्चों? हेलो। और जब नाइट्रोजन पे माइनस आएगा तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो। yes, sir. तो अब आप देखो, ये फोटो में सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और इसमें अब लिगेशन किससे हो रहा है? नाइट्रोजन से। तो अब ये एक्चुअल सही फोटो हुई, तो ये कहलाएगा आइसोसाइनेटो। क्या कहलाएगा? Isocyanate. कोई तकलीफ बाकी लोगों? ठीक है। मैं आपको एक बात फिर भी जानकारी दे दूं बेटा, ये सारे नॉमेनक्लेचर आप कॉपी में तो लिखेंगे, पर बच्चों याद करने की कोशिश मत करना सबको। सर याद कौन से करेंगे? बेटा प्रीवियस ईयर आर्काइव्स लगा लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से लिस्ट ज़्यादा बड़ी है, आपको इतनी व्यवस्थित लिस्ट की आवश्यकता
बोर्ड्स के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली जेई के हिसाब से होगी। पर सर पहले तो बोर्ड निपटाने हैं। तो बच्चों नोट्स ज़रूर लिख लेना एक बार दोबारा सुन के अच्छे से, और फिर आप अब बात आएगी सर याद तो क्या, याद करने के लिए तो रीड करना पड़ेगा। तो बच्चों अपना ये लिखने के बाद सबसे पहले आर्काइव्स कर लेना। आर्काइव्स में जो जो लिगेंड्स आते जाए ना उनको उनको किसी स्केच पेन से या मार्कर से हाईलाइट कर लेना, या कोई पेन से टिक ही कर लेना। तो आपको पता रहेगा कि जो जो टिक किया है वो बोर्ड्स में आया है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, ये तो अपन वैसे भी बोला हूँ कि मेरे क्लास नोट से आर्काइव्स को देख के मेरे जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये सवाल आया है वो वाले पॉइंट को हाईलाइट कर दिया करो। और जब आप ये करोगे तो क्लास नोट्स का 40% ही हाईलाइट होगा। हेलो, हाँ, लेकिन पूरा पढ़ लोगे तो जेई के लिए फ़ायदा है। तो ठीक है ना, अभी लिख लो, लिखने का बस काम कर सकते हो, पर ये है कि पढ़ना पूरा अभी नहीं। हेलो, याद मतलब पूरा अभी मत करना। हेलो, हाँ सर। चलो आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे थायोसाइनेटो। अब थायोसाइनेटो क्या है? बस थायो बच्चों ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है, तो ये हो जाता है CnS-। CnS- में लिगेशन किससे होता है? देखो सल्फर से। जब सल्फर से होता है तो क्या कहलाता है? थायोसाइनेटो। और जब ये लिगेशन नाइट्रोजन से होता है तो ये कहलाता है आइसोथायोसाइनेटो। कोई तकलीफ बच्चों? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। बस यहाँ से आपके एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। कौन से बेटा? यहाँ से हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं मोनोडेंटेट, लेकिन कैसे? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो मोनोडेंटेट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मोनोडेंटेट नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। होते बेटा बहुत प्रिसाइज, लेकिन कुछ होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल हैं। लेकिन हालांकि भी यहाँ नहीं है वो, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, पर बता देता हूँ कुछ होते हैं, आगे होगा शायद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डेंटिसिटी अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 डोनर साइट है तो वो कहलाएगा बाईडेंटेट। कई लोग बाईडेंटेट यहाँ, अच्छा बाईडेंटेट और 2 से भी ज़्यादा होगा तो कहलाएगा पॉलीडेंटेट। भाई ट्राई, टेट्रा, पेंटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सब साथ में पढ़ेंगे, बाईडेंटेट और पॉलीडेंटेट। अब यहाँ पे मैं अलग से नहीं लिखूंगा बच्चों कि कौन न्यूट्रल है और कौन चार्ज्ड है, यहाँ पे अपन इकट्ठा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या होता है बच्चों? CO3 2-। इसका नाम क्या होता है? कार्बोनेटो। क्या नाम होता है? कार्बोनेटो। अब सर इसमें डोनर साइड 2 दिखाओ तो भले इस बच्चे ने नहीं बनाया हुआ है, आप यहाँ कोने में बना दीजिएगा। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये एक O- है, ये दूसरा O- है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, तो बच्चों डेंटिसिटी कहाँ कहाँ से कर सकता है? ये यहाँ से और यहाँ से। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस। किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ नहीं है? नो आगे बढ़ सर। रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, तो ये फोटो आप बना ज़रूर लेना साथ में, है ना, कि आपको पता रहे कि बाई डेंटिसिटी, डेंटिसिटी 2 कैसे है। नेक्स्ट आता है बच्चों हाइड्रोक्साइडो। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। एक काम करना आप लोग, हाइड्रोक्साइडो लिखना भी नहीं क्योंकि बहुत कम फेमस है, और ऊपर से यहाँ आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी डेंटिसिटी 1 है। ये ऊपर होना चाहिए OH-, तो इसको लिखना भी मत, हटा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट, अब ये भी आपको नहीं लिखना है बेटा, ये भी मैं कटवा रहा हूँ, कटवा ही रहा हूँ, बता ही नहीं रहा। ठीक है, ये भी आपको नहीं लिखना। तो सर बाईडेंटेट में आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ जाओ बेटा। ये बेटा बाईडेंटेट और पॉलीडेंटेट में बोर्ड हो या मेंस हो, यही लिस्ट आपके काम आने वाली। आइए सबसे पहले आपको लिस्ट बता दूं। इस लिस्ट में थोड़ा सा आपको टेढ़ा देखना पड़ेगा, एक पेज के लिए बस ये टेढ़ा देख लो। इस पन्ने में बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले कॉलम में हमने लिगेंड्स लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में उनका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि दिखते कैसे हैं, अगले कॉलम में उनकी डेंटिसिटी, मतलब पॉलीडेंटेट के साथ है ना तो डंक 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट में उसका चार्ज, और आखिरी में उसका IUPAC नाम। आइए इसको ऑब्जर्व करें। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहला क्या है, नाम बोलो। सबसे पहला क्या है, नाम बोलो। एथिलीन डाइअमीन, दिख रहा है सबको? यस सर। अब बच्चों एथिलीन डाइअमीन ना, कई बार जब सवाल लिखा जाता है तो पूरा नाम नहीं लिखा जाता।
सवाल पूछने वाला जब ये करता है, इसको हम लोग ई एन के सिंबल से लिख देते हैं। किस सिंबल से? Yes, sir. चलो बेटा शुरू कर रहा हूँ। देखो अब थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसका ओरिएंटेशन ठीक है। वैसे लिखने में तो आप उसी से लिख लोगे, पर थोड़ा सा समझने में अब सुन लो। समझ सबको दिख रहा है अच्छे से पूरा स्क्रीन में, सीधा सीधा? Yes, sir. चलो बेटा देखो, ये बच्चों आपको पता ही होने चाहिए, है ना? ये आप याद ही होने चाहिए। ये टेबल बड़ी फेमस है, बड़ी ज़रूरी है। देखो सबसे पहला है एथिलीन डाइअमीन। अब एथिलीन डाइअमीन तो लिगेंड है बच्चों, इसको हम लोग ना ई एन के सिंबल से लिखते हैं जनरली, है ना, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो। ठीक है, दिखता कैसा है सर? NH2 CH2 CH2 NH2, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है तो मतलब दो डेंटिसिटी होगी सर इसकी, एक इधर से डोनेट करेगा एक इधर से करेगा, तो डेंटिसिटी दो है। न्यूट्रल है सर तो चार्ज जीरो है। अच्छा, इसका IUPAC नाम है, क्या है बच्चों इसका IUPAC नाम? कई लोग लिख देते हैं इथेन 1,2 डाइमीन, जो कि एक्चुअली इसका IUPAC नाम है। पर बच्चों इथेन डाइअमीन भी, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब इसका IUPAC करते हैं तो इथेन डाइअमीन भी आप 1,2 लिखने। हेलो, हाँ सर. चलो दूसरा है बच्चों ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन होता है बच्चों C2O4 2-, इसको हम लोग OX के सिंबल से भी फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, आप एग्जांपल्स में देख लोगे, पर याद रखिएगा बस इतनी बात। अब C2O4- दिखता कैसा है? ये देख लीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डबल, ये दो डेंटिसिटी इसकी भी होगी दो, लेकिन इसके दोनों डेंटिसिटी जो डोनर एटम्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो -2 इसका चार्ज होगा। इसका IUPAC नेम होता है ऑक्जेलेटो। कोई तकलीफ? नेक्स्ट No, sir. तीसरा है बच्चों, तीसरा कहलाता है, जनरली कहलाता है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन में NH2 CH2 COO और ये O-। इसका फॉर्मूला जब लिखते हैं तो इसको GLY से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके डोनर साइड ये नाइट्रोजन है और ये O पे माइनस है, तो ये एक तो डेंटिसिटी तो दो हो गई, लेकिन चार्ज इसमें केवल -1 है। इसका नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है, तो याद रखने की बात है। और इसका IUPAC नाम होता है ग्लाइसिनेटो। कोई तकलीफ? नेक्स्ट अगला है बच्चों EDTA। इसको लिखते भी हम लोग फॉर्मूले में EDTA ही है। ये होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। देख लेते हैं, एथिलीन डाइमीन तो हमको पता है NH2 CH2 CH2 NH2, बस इसके NH2 के 2 H हटा के COO- का ग्रुप लगा दिया गया है। अच्छा नहीं, COO यहाँ पे गलत लिखा है बच्चों, CH2 COO-। क्यों? एसीटेट, एसिटिक एसिड का ग्रुप क्या होता है? एसिटिक एसिड का ग्रुप होता है 2 कार्बन और 1 कार्बन पे O-, तो ये CH2CO-, CH2CO-। यहाँ पे इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, मैं सुधार कर देता हूँ बच्चों, आप भी सुधार कर दीजिएगा। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा होना चाहिए? बोलो फिर से मेरे को, बोलो। CH2 COO-, और यहाँ भी, इधर भी CH2 COO-। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? Yes, sir. चलो, तो ये एक्चुअली फोटो होगी। तो बच्चों आओ गिने इसके डंक कितने हैं। अच्छा, डंक गिनने के लिए ये मैं हटा देता हूँ और मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, क्योंकि डंक इसने बड़ी सुंदरता के साथ लाल पेन से मार्क किया हुआ है। बच्चों एक ये O, एक ये O, एक ये O, एक ये, बच्चों बीच के 2 N भी, मतलब सर बेटा खुद ही गिन लो। डेंटिसिटी कितनी हो गई? 6। चार्ज कितना हो गया? -4। IUPAC नाम क्या है? वही जो इसका नाम है, यानी कि एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। बस O लग जाएगा, बाकी सब सेम है। हेलो, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इन जनरल बच्चों जो लिगेंड्स होते हैं वो न्यूट्रल विद अ लोन पेयर या नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड इसलिए नहीं होते क्योंकि बेटा खुद सोचो ना, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज सर इलेक्ट्रॉन क्यों देगी यार? बहुत रेयर केस है, पर हाँ ऐसा ऑब्जर्व किया गया है प्रकृति में कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी ऐसे हैं जो कुछ मेटल्स के साथ एज अ डोनर बिहेव कर सकते हैं। सर कौन है? बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों, केवल 3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल है NO+, भले O पे प्लस है लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर के कारण कई केसेस में ये लिगेट कर सकता है। वैसे ही NO2+, और एक होता है N2H4+। N2H4 में एक कोई ना कोई एक नाइट्रोजन होता है जिसपे लोन पेयर जिंदा है और दूसरे नाइट्रोजन पे प्लस है। तो NO+ में जब नाइट्रोजन लिगेट करता है तो इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम। आपको याद कराने के लिए मैं एक बात कह सकता हूँ,
बच्चों NH4 प्लस या कोई भी पॉजिटिव आयन का ना हम ईएम ही बोलते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि ये सब पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो IUM वाली बात समझ में आ रही है? अमोनियम, हेलो। यस सर। तो वहां से आप ये रिलेट कर सकते हो, ये कहलाता है नाइट्रोसोनियम, ये कहलाता है नाइट्रोनियम, और ये कहलाता है हाइड्राजीनियम। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सर थर्ड N2H5 है कि N2H4? बेटा N2H5 ही लिखा है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ भाई। ये N, ये दूसरा N, एक में H2 और यहाँ पे भी H2, तो इसका लोन पेयर तो जिंदा है। इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसको कह दो कि अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे आ जाएगा प्लस। अच्छा, लेकिन आप कह सही रहे हो इन अ वे, पता है। आइए इसको देखें, अगर इसको प्लस लेना है तो इसको प्लस किसी को देना पड़ेगा ना, प्रोटॉन को। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक तो इसका गया, एक हाइड्रोजन H प्लस के पास आ जाएगा, तो एक इसके पास, एक दूसरे H के पास जो H प्लस था, और प्लस इसमें आ गया। तो खुद देखो बेटा, N2H5 प्लस ही जस्टिफाइड लगता है ना, खुद सोचो। यस सर। तो ये N2H5 प्लस ही है बेटा। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो बच्चों ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स हो गए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। लिगेंड्स में हम पॉइंट क्रमांक 3 लिख रहे हैं, और पॉइंट क्रमांक 3 जैसा कि हमने न्यूक्लियोफाइल्स में भी देखा था, एम्बीडेंटेट वाली बात। हालांकि हमने नाम में बात ऑब्जर्व कर ली है, पर आइए इसको लिस्ट भी कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक नंबर का बोर्ड का सवाल है कि भैया एम्बीडेंट क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल बताओ। तो सवाल है, इंग्लिश लिखेंगे कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक डोनर एटम होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, बट while forming a complex बनाते समय only one donor atom या ligating site coordinates to the central atom या ion। होते भले एक से ज़्यादा हैं, पर किसी एक समय में कोई एक से ही वो जुड़ते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये बाइडेंटेट नहीं कहलाते बच्चों, क्यों? क्योंकि किसी भी समय जुड़ते तो किसी एक से है ना। हाँ, वो एक अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है बच्चों, 3 एग्जाम्पल ही हमने याद करने हैं। NO2 माइनस, खुद आपको पता है, मैं दिखा भी चुका हूँ। NO2 माइनस में जब N देता है तो ये क्या कहलाता है बच्चों? नाइट्रीटो। और जब O देता है तो क्या कहलाता है? आइसोनाइट्रीटो। हेलो। यस। लेकिन आपने पीछे भी नाम देखा हुआ है बच्चों, नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O। हेलो। हाँ सर। तो लेकिन आप नाइट्रीटो N को नाइट्रीटो भी लिख सकते हो, और वहाँ पे मैंने एक और नाम लिखवाया था, नाइट्रो भी लिख सकते हो। एक सेकंड मैं दोबारा दिखा दूँ आपको। हाँ देखो, नाइट्रीटो N को आप नाइट्रो भी लिख सकते हो, है ना। हेलो हेलो। हाँ। अच्छा, जब O लिगेट करेगा तो नाइट्रीटो O या आइसोनाइट्रीटो भी लिख सकते हो। देखो यहाँ ये लिगेट करके इसका लिखने का तरीका भी दिखा रहा है कि M को जब A करेगा तो इसको NO2 लिखते हैं, जब O करेगा तो ONO लिखते हैं। वैसे ही CN माइनस में जब C करता है तो साइनो, N करता है तो आइसोसाइनो, जब C करता है तो ऐसे लिखते हैं, जब N करता है तो NC माइनस लिखते हैं। तीसरा SCN माइनस में जब S करता है तो थायोसाइनेटो, और जब N करता है तो आइसोथायोसाइनेटो लिखेंगे, SCN और NCS। कोई तकलीफ बच्चों? ये याद करना पड़ेगा बच्चों, धीरे धीरे जब नोट्स लिखोगे तो अपने आप चीज़ें याद होंगी। अब लिगेंड्स में बच्चों एक और बात आती है जिसे कहते हैं चिलेशन। अब ये क्या होता है? अब बच्चों शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको इतनी बात पता है कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, ये काफ़ी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनाने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो रिंग फॉर्मेशन है ना, ये मोर और लेस थोड़ी सी स्थिरता क्रिएट कर देता है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केवल ये 5 या 6 मेंबर्ड में ही देखा गया है, पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बच्चों ये रिंग फॉर्मेशन ना, चाहे जितने भी मेंबर हों, रिंग फॉर्मेशन हमेशा स्टेबिलिटी का प्रमाण है। और इसी स्टेबिलिटी के प्रमाण को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भाषा में चिलेशन इफेक्ट कहते हैं। अब आइए ये चिलेशन इफेक्ट आपको बता दूं क्या है। वही इंग्लिश लिखी है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। कह रहा है जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ 2 और मोर डोनर एटम्स,
जिसमें दो दो तो हो, मतलब बाइडेंटेट तो हो, लेकिन दो से अधिक हो तो भी चलेगा। मोनोडेंटेट के साथ चिलेशन नहीं देख सकते। क्यों? अभी आगे दिखा दूंगा आपको। तो कहता है ये बनाते फ्रॉम अ पॉलीडेंटेड लिगेंड टू अ सिंगल सेंट्रल एटम टेक्स प्लेस फॉर्मिंग अ क्लोज्ड और साइक्लिक रिंग। अब देखो, इसको मैं फोटो से दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखो बेटा, जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल है एम, उसके साथ EN मैंने 3 लिए हुए हैं और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3। ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? बोलना पड़ेगा। यार Yes, sir. कोई जो पढ़ रहा हो वो रिस्पॉन्ड करता जाए ना। मैं ऐसे ज़्यादा अफर्मेशंस तो मांग भी नहीं रहा हूँ, पर कम से कम क्लास को एकदम डेड मत कर दो बेटा, है ना। तो MEN होल थ्राइस। तो बेटा जो मेटल के साथ लिगेंड है वो EN है। कितने हैं? 3 हैं। और मेटल पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है +3। आइए पहले कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। नहीं पता तो X। EN अभी हमने खुद लिस्ट से देखा, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, लेकिन इसमें ये न्यूट्रल लिगेंड है। नहीं, EN तो केवल एथिलीन डायमीन था। EDTA टेट्राएस्टेट था। ये तो केवल EN है, इट इज एथिलीन डायमीन। अच्छा, तो इस पे चार्ज क्या है? 0, ओवरऑल +3। तो मेटल पे चार्ज आ गया +3। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको निकालना भी सिखाता जा रहा हूँ साथ साथ। तो ये मैंने मेटल बना दिया +3 स्टेट का। अब खुद समझो बच्चों, EN क्या है? CH2 CH2 NH2 NH2। अब खुद देखो बेटा, अगर एक EN ये है और वो 1 और 2 जगह से लिगेट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता सेंट्रल मेटल के साथ उसने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया? हेलो, हाँ सर। अच्छा। तो जब जब ये सेंट्रल एटम के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर कब बन पाएगा? जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड होंगे, वरना तो नहीं बन सकता। और यही रिंग फॉर्मेशन एक्चुअली ऐसे कॉम्प्लेक्स को और ज़्यादा स्टेबल बनाता है। व्हेन आई एम सेइंग स्टेबल, तो बात ये होती है बच्चों, मैं अपन ही कह रहे हैं ना कि हर वो चीज़ जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आती है वो कभी भी आयनाइज नहीं होती। ये कह रहे हैं ना अपन। हेलो हेलो। Yes, sir. लेकिन कभी भी आयनाइज नहीं होती का ये मतलब नहीं है बेटा कि पीछे ही पड़ जाओगे तो नहीं होगी। अच्छा, तो मान लो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 1, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 2। इसको 10 रुपए की मेहनत लगी और ये पूरे पूरे आयंस टूट गया, इसको 15 रुपए की मेहनत लगी। भाई ठीक है, टूट दोनों जाएंगे, लेकिन जिसमें 15 रुपए की मेहनत लगी, आप ये मान सकते हो ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल था। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो ज़्यादा समय तक अपने कांस्टेंट आयंस में न टूटे, वो ज़्यादा स्टेबल है। और जनरली ज़्यादा स्टेबल का प्रमाण उसमें होता ही है जो रिंग फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसे हम इंग्लिश में कह देते हैं चिलेशन इफेक्ट, विच इज़ पर्यायवाची, अ सिनोनिम फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो आइए, चिलेशन की डेफिनेशन तो हमने देख ली। आइए कुछ चिलेशन के बारे में और जानकारी हासिल करें। तो इंग्लिश लिखी है कि ऐसे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चिलेशन एंड द लिगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। मतलब ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो ये जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इसे चिलेशन इफेक्ट कहते हैं, और ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक चिलेट्स के बारे में। व्हाट इज चिलेट्स बच्चों? किसी मेटल के साथ जब एक बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड रिंग फॉर्मेशन कर लेता है, तो ऐसे बने हुए कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं चिलेट्स कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे चिलेट्स के बारे में कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। पहला है चिलेशन इफेक्ट। कहता है चिलेटिंग लिगेंड, मतलब जो ऐसा रिंग फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द मोनोडेंटेड एनालॉग्स। मतलब वही वाली बात जो मैं आपको हिंदी में कह रहा था कि जो भी चिलेशन कर सकते हैं लिगेंड्स, वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग सच लिगेंड्स डज नॉट डिसोशिएट इजली। मैं वही जो कह रहा था कि भाई वो आसानी से टूटते हैं, पर आसानी से नहीं टूटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स। तो इंग्लिश थोड़ा सा ये अच्छी बेटा, ये पता होनी चाहिए आपको। कहता है जनरली चिलेट कॉम्प्लेक्सेस विद 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल। हमें पता भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी बात है। आउट ऑफ दीज 5 मेंबर रिंग्स आर वेरी स्टेबल व्हेन दे आर व्हेन दे इन्वॉल्व सैचुरेटेड लिगेंड्स। अब ये बच्चों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की एक बेसिक जानकारी है। कह रहा है कि 5 मेंबर्ड रिंग तब ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 6 ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे 5 भी स्टेबल हो सकती है। पर 5 मेंबर्ड रिंग कब स्टेबल होती है? जब जो उसका लिगेंड होता है ना, वो सैचुरेटेड हो। और 6 मेंबर्ड कब होती है? जब वो अनसैचुरेटेड हो। मतलब सर, मतलब मान लो बेटा एक मेटल है और मान लो कोई डोनर एटम था D और ये भी एक डोनर एटम था D। अब इसने कोऑर्डिनेट किया।
अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 मेंबर्ड हुआ। लेकिन आप देखो ये 5 मेंबर्ड कैसा है, सैचुरेट। हो सकता था ये 5 मेंबर्ड ना होता, ये 6 मेंबर्ड हो जाता। कैसे भाई, ये देखो अब 6 मेंबर्ड हो गया। लेकिन 6 मेंबर्ड तब ज़्यादा स्टेबल होती है जब इसमें अनसैचुरेशन होता है, मतलब जो कार्बन की चेन है उसमें कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन मौजूद होता है तब। ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। कोई तकलीफ बच्चों? नो सर। ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छी जेई की बात हो गई, तो ये भले बी लिख लेना पर इसमें जेई डाल भी देना, आप नॉर्मली भूल भी सकते हो। सी बहुत अच्छी जानकारी है बेटा। सी कहता है नंबर ऑफ रिंग्स, कहता है कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स है ना, तो इतनी बात तो हम जान चुके हैं, जितनी ज़्यादा रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो एक्चुअली जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, और इस चीज़ को आपको समझना भी ज़रूरी है। तो आइए इसका एग्जाम्पल से समझें। जैसा कहता है कॉम्प्लेक्स है MEN3+3 इज लेस स्टेबल देन अ कॉम्प्लेक्स MEDTA। क्यों? कहता है बिकॉज इन द फॉर्मर, मतलब पहले वाले में देर आर 3 रिंग्स वाइल इन द लेटर देर आर 5 रिंग्स। हेलो, कह रहा है MEN, ये जो आइए इसकी फोटो से भी दिखा दूं, MEN3+3। देखो फोटो दिख भी रही है अपने को, देखो फोटो बनाना भी सीख लें भाई। M ये 1 बार लिगेंड, ये 2 बार लिगेंड, ये 3 बार लिगेंड। सबको दिख रहा है 3 बार लिगेंड? हेलो हेलो, यस सर। अच्छा। लेकिन आप ना स्कूलों में ऐसे नहीं बनाएंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे भी। कैसे बनाएंगे सर? देखो बेटा, ऐसे। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बना रहे हैं अपन। ये ऑक्टाहेड्रल क्यों लिख रहा हूँ मैं, पर पहले मैं आपको इतनी बात समझा देता हूँ कि जैसे M है +3 है, EN ने इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया। आप पूरा पूरा ना बना के केवल EN भी लिखो ना, तो बात समझ में आती है कि एथिलीन डायमीन। अब खुद बताओ कितनी रिंग्स बन रही हैं? सर 1, सर 2, सर 3। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? नो सर। अच्छा, अभी इस फोटो को मत देखो बेटा। क्यों? मैं बता रहा हूँ, आगे आपको समझा दूंगा। अभी इस फोटो को मत देखो, फिलहाल मैं केवल रिंग्स काउंट करा रहा हूँ। यहाँ 3 रिंग्स हुई। अब आइए EDTA में सोचें। अब EDTA में सोचना थोड़ा सा कठिन है बच्चों, पर मैं आपकी मदद करता हूँ। देखो अल्टीमेटली 2 के बीच में एक रिंग बन जाएगी ना। अच्छा, मान लो कोई मेटल है M, ये रहा M। अब ये M को ना मैं उठा उठा के ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर को 3D में पिक्चराइज नहीं कर पाओगे, तो मैं आपकी मदद कर देता हूं केवल ये काउंट करने में कि रिंग्स कितनी बनेंगी। एक ही M के साथ सब जुड़ेंगे। अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी है? 6। आइए मैं आपको चेक कराऊं। जब ये नाइट्रोजन ने दिया और ये ऑक्सीजन ने दिया M को आप वर्चुअली सोच लो, तो एक रिंग बन जाएगी ये। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। एक रिंग बन जाएगी ये। हेलो, उसी M के साथ। हाँ सर। एक रिंग बन जाएगी ये उसी M के साथ। यस सर। एक रिंग बन जाएगी ये उसी M के साथ। यस सर। एक रिंग बन जाएगी ये उसी M के साथ। बात समझ पा रहे हो? यस सर। कितनी रिंग्स बन गई बच्चों? 5। 1, 2, 3, 4, 5। चलो, सबको बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, तो अगर आप ये रिंग फॉर्मेशन समझ पा रहे हो, आपको कॉमन सेंस से समझ कि जितना ज़्यादा रिंग उतना ज़्यादा सर्कुलेशन, रिंग फॉर्मेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आप बताओ EDTA वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कि EN होल थ्राइस वाला? EDTA वाला। हेलो, वही लिखा हुआ है इंग्लिश में। हेलो, यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अब कभी भी आपको IUPAC का जब सवाल आता है, यहाँ पे मैंने केवल एक चीज़ आपको स्किप कराई हुई है कि इसको ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल क्यों बनाया हुआ है। मैं उस पर आऊँगा, अभी आगे आ ही जाऊँगा। एक जो ज़रूरी चीज़ है थोड़ा सा बच्चों, IUPAC के बाद, मतलब खैर अभी तो अपने IUPAC की नहीं, पर हाँ लगभग नाम तो जान लिए, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं।
एक चीज़ आपको और निकालनी होती है बच्चों, वो होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? बच्चों ये समझो कि जो भी सेंट्रल एटम है, इसके लिए आप बहुत बेसिक में चले जाओ, क्योंकि एक्चुअली वो बेसिक से ही बहुत सारी कहानी कोऑर्डिनेशन में तो क्लियर हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि भाई स्टैटिस्टिकली ऐसा वैलिड है ना, तो चलता है। अच्छा, खुद बताओ, प्राचीन काल में हम क्या कहते थे? हर एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि वो इनर्ट गैस की तरह होना चाहता है। हेलो, अच्छा, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जब शुरू हुए तो भी यही बात कही गई थी कि हर डी ब्लॉक का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाता है क्योंकि अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह होना चाहता है। तो एक आप भी एक्चुअली जेई में भी ऐसे ये सवालों को अप्लाई कर सकते हो क्या, कि आपसे कभी पूछा जाता है कि बताओ ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं है, तो उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन होता है ना, उस मेटल आयन का अटोमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लो। अगर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्लोजेस्ट इनर्ट गैस के बराबर है तो वो स्टेबल होगा, और नहीं है तो वो नहीं होगा। ऐसे आपके जेई के सवाल भी निपट जाते हैं। ये एक फ़ायदा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। हालांकि बोर्ड में ये सब नहीं पूछता, बोर्ड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जरूर निकलवाता है, लेकिन मैंने आपको उसका आगे की बात भी बता दी। अब कैसे निकालते हैं समझो। अब बच्चों एक्चुअली जो सेंट्रल एटम है, जो डी ब्लॉक का मेटल है, उसको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो उतने उसके क्लोजेस्ट इनर्ट गैस में होंगे, है ना। तो वो कैसे निकालोगे? देखो भैया, किसी भी सेंट्रल एटम में कि जो सबसे पहले फॉर्मूला होता है इसका Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों? मान लो मैं कॉपर हूं, ठीक है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर वो न्यूट्रल होता तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है, मतलब जितने उसके प्रोटॉन है, यानी कि 29। हेलो, तो अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? उसके एटॉमिक नंबर बराबर। हेलो, अच्छा, मान लो जनरली मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो मान लो कॉपर +2 के स्टेट में है, तो +2 के स्टेट में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए उसके? 2। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो तो माइनस करनी पड़ेगी। हेलो, यस सर। अच्छा, अब जब ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ये कर क्या रहा है? ये लिगेंड्स को अपने पास बुला रहा है। मैं कहता हूं एक लिगेंड आया, वो लिगेंड आके करेगा क्या? अपने 2 लोन पेयर देगा कोऑर्डिनेट करके। एक ने अगर 2 दिए तो 2 कितने देंगे? 4, 3 कितने देंगे? 6, 4 कितने देंगे? 8। तो ये 2 इसलिए लगा है क्योंकि एक आदमी 2 देता है, और कितने आदमी आए वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। कोऑर्डिनेशन मतलब कितने लोग। हेलो, तो बच्चों हर आदमी ने 2 दी, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या निकाल रहा है? उसके लेन देन करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह हो गए तो वो स्टेबल। तो फॉर्मूला पे आ जाता हूं फिर से मैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है, अब आप बोलिए, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। हेलो, हेलो, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फायदा क्या है? देखो नेक्स्ट लाइन से लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कहता है इट प्रिडिक्ट्स द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स। भाई एक तो ये बताता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और दूसरा, वैसे तो बेवकूफ़ी है, दूसरी बात अच्छी है कि टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आइए इस बात को चेक भी करें। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये क्या, कोबाल्ट है, NH3 6 है, चार्ज +6 है। सबसे पहले हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो नहीं पता इसलिए x। अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0 × 6 ओवरऑल 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो बच्चों कोबाल्ट के पास कितने अमोनिया आ रहे हैं? 6। हर अमोनिया कितना डंक मारता है, कितनी डेंसिटी होती है? 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ये क्यों बोल रहे हो सर? अरे मान लो मेटल एक है, मैं कहता हूं लिगेंड एक ही आया, लेकिन वो लिगेंड है एथिलीन डायमीन, तो हर एथिलीन डायमीन कितने डंक मारेगा? 2, क्योंकि उसकी डेंसिटी 2 है। हेलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ना बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा आंख मूंद के नहीं लिखा करो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने डोनर एटम्स आए हैं, तो उसमें डेंसिटी भी जरूर देख लिया करो। अमोनिया की डेंसिटी भी 1 है, आए 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत?
देखो ये लिखा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला है उसने, पहले उसने 6 लिखा और 6 कह रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स, और फिर उसने इंटू 1 लिखा है, वो उसकी डेंसिटी है, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। बात समझ में आती है? अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, मतलब 3 निकल गए, +2 इंटू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसको निकाल लो, तो उसको सॉल्व करो तो कितना आता है बच्चों? 36। सॉल्व करो तो कितना आता है? 36। 36 कोबाल्ट का जो पीरियड है, यानी कि 4th पीरियड, उसका आखिरी एलिमेंट कौन है बच्चों? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। क्या ये भी 36 हुआ? हाँ, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गया, तो ये स्टेबल है, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्लोजेस्ट इनर्ट गैस। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्लोजेस्ट इनर्ट गैस के बराबर आया तो मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स ने जो कॉम्प्लेक्स बनने की मेहनत की है, उस मेहनत से वो स्टेबल हो गया। तकलीफ? अब बच्चों मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ किस में? ये एग्जाम्पल्स बताने में। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल 1 सेम प्रोसेस है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4, ये सब एग्जाम्पल्स आपको खुद लिखने हैं और खुद करने हैं। जब आप नोट्स कंप्लीट करोगे तो दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। तकलीफ? नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 6 है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। ये क्या होता है? बड़ी आसान सी चीज़ है। लेप्टिक को मैं कहता हूँ लिपटा हुआ। जब कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें सेम प्रकार के लिगेंड लिपटे हुए हैं, जैसे Fe के साथ 6 लिगेंड्स हैं पर 6 के 6 CN है, तो अगर सेम प्रकार के लिगेंड्स लिपटे हैं तो ये होमोलेप्टिक है, और अगर अलग अलग प्रकार के लिपटे हैं तो ये हेट्रोलेप्टिक है। जैसे कि Fe लोहे के साथ 5 पानी और 1 NO। हालांकि अपन ने देखा है ये ब्राउन रिंग टेस्ट का कॉम्प्लेक्स है, पर खैर ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? हेट्रोलेप्टिक। कोई तकलीफ? नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में बच्चों नहीं बेटा, ये बोर्ड्स के हिसाब से आप छोड़ देना, ये केवल जेई के लिए ज़रूरी है। ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस ये नहीं पढ़ने आपको। कोई तकलीफ? सर लिखने भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बेटा अगर लिखने होते तो बताता ना, है ना? तो मैं तो बल्कि कुछ चीज़ें बताया हूँ, कह दिया उसको जेई में करो, पर वो फिर भी बताया हूँ, तो ना बता रहा हूँ मतलब वो करना ही नहीं है ना? चलो आगे बढ़ जाऊँ, कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। अब अपन बच्चों सबसे ज़रूरी चीज़ में आ गए हैं, पॉइंट क्रमांक 8। ये पूछा जाता है क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ स्टेबल है कि नहीं है, और आईयूपीएसी बताओ। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जैसे सीधा एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। हम ये सबसे पहला टाइप देख रहे हैं। देखो बेटा, एक्चुअली ये ऐसा केस है एग्जांपल का, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना बच्चों, कभी कभी कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक होता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होता है, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है। फिलहाल जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटाइनिक है। हेलो? हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे देखो लिखा है कैटायन कॉम्प्लेक्स, और एनायन क्या है? काउंटर आयन है। मतलब बेटा एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा होता है काउंटर आयन। काउंटर आयन किसको कहते हैं? जो आयनाइजेबल होता है। भाई अगर इस सॉल्ट को पानी में डालोगे तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये तो टूटेगा ना, ये तो आयंस में डिसोशिएट होगा ना, इसे कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर। ठीक है, तो यहां पे कैटायन कैसा है? पॉजिटिव आयन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। और काउंटर आयन कैसा है? नेगेटिव है। हेलो? हाँ सर। अच्छा, अब जनरली बच्चों हम सॉल्ट का नाम कैसे लेते हैं? जैसे मान लो NaCl लिखा है, तो इसको क्या कहते हो? क्लोराइड सोडियम की सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड। मतलब जनरली हम पहले लेफ्ट वाले को पढ़ते हैं फिर राइट वाले को। हेलो? हाँ। तो अब जब कॉम्प्लेक्स का भी नामकरण करोगे तो पहले क्या आ रहा है? तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम करोगे क्योंकि वो कैटायनिक है, और फिर इसका नाम करोगे। हेलो? यस। तो यहां पे वही उसने लिखा है, नाम में पहले हम नाम लिखते हैं। पहला आयन होता है जनरली पॉजिटिव आयन, और फिर होता है नेगेटिव आयन। तो पहले हम कैटायन का नाम लेते हैं, फिर हम एनायन का नाम लेते हैं। कोई तकलीफ? नो सर। अब आइए, अब सबसे बड़ी चीज, इस कैटायन जो कि कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम कैसे लें? अब देखो बेटा,
कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लेना है तो सबसे पहले आप उसकी लिगेंड्स का नाम लेते हैं। अच्छा, लिगेंड्स भी सर एक से ज़्यादा है तो बेटा अल्फ़ाबेटिकली। अच्छा, तो बच्चों इसमें एक NH3 है, याद कीजिए NH3 का IUPAC था अमीन, H2O का IUPAC था एक्वा। अच्छा, अमीन कितने हैं? 3, और एक्वा कितने हैं? 3। अमीन है AM, एक्वा है AQ। आप बताओ पहले क्या लिखूं, AM की AQ? A तो टाई हो गया, AM। हेलो, हाँ सर। देखो अब पहले हमको कैटायन का नाम लेना है। कैटायन का नाम, क्योंकि कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं, पहले हम लिगेंड्स का नाम लेते हैं। देखो बच्चे, इसने लिखा भी हुआ है लिगेंड्स फर्स्ट, ठीक है। लिगेंड्स फर्स्ट में भी देखो लिखा है विथ रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन। अच्छा, इसमें ट्राई फ्राई से हमको मतलब नहीं है, हमने सिर्फ अमीन और एक्वा कंपेयर किया है। अच्छा, अमीन्स कितने हैं बच्चों? 3, तो ट्राई अमीन। एक्वा कितने बच्चों? 3, तो ट्राई एक्वा। खत्म। अब लिगेंड्स का नाम खत्म होने के बाद मेटल का नाम लो। मेटल कौन है? क्रोमियम, तो लिखेंगे क्रोमियम। और पैरेंथेसिस में यानी कि रो ऐसा ये स्क्वायर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें क्रोमियम का? शायद इतना आपको पता, आइए आपकी मदद कर दूं। नहीं पता तो X अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0, पानी न्यूट्रल होता है तो 0, क्लोरीन -1 होता है लेकिन 3 है तो -3 बराबर ओवरऑल मॉलिक्यूल, तो ये है ना बेटा, ओवरऑल मॉलिक्यूल तो 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट X की क्या आई? +3। लेकिन ये 3 को कैसे लिखोगे आप? रोमन नंबर में, बड़े रोमन नंबर में, तो रोमन नंबर 3। क्यों? क्रोमियम मेटल है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बस बच्चों, कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। तो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं? पहले लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली, फिर मेटल का नाम और पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आती है? हेलो, हाँ सर। अच्छा, अब मान लो बेटा, हाँ बेटा, सर अगर ट्राई अमीन ट्राई को क्या ट्राई अमीन डाया को होता तो भी ट्राई और डाई को हाँ बेटा, डाई और ट्राई इज नॉट काउंटेड फॉर अल्फाबेटाइजेशन। एक क्लास में दो भाई एक क्लास में अगर ब्रिजेश 2 हैं तो उसका नाम कैट के, मैं जान के सी देखना चाह रहा था, अगर ब्रिजेश 2 हैं तो डाई ब्रिजेश को कैट के बाद थोड़ी बुलाओगे, डाई ब्रिजेश बी से ही काउंट होंगे। दोनों ब्रिजेश इधर आओ तो कैट के बाद थोड़ी बुला लोगे। हेलो, यस। यस सर। बात समझ रहे हो ना? डाई टेट्रा केवल वो है, संख्यावाचक है, नाम में काउंट नहीं होता। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब मान लो नाम होता बेटा NaCl, तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो काउंटर आयन का नाम तो हम वैसे ही करते हैं, तो Cl को क्या बोलोगे? क्लोराइड। हेलो, यस। कई लोग कहते हैं क्यों सर ट्राई क्लोरो क्यों नहीं बोल रहे? अरे यार AlCl3 को ट्राई एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड कहते हो क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड ही कह देते हैं। ये 3 तो एक्चुअली क्रिस क्रॉस से आया है ना, तो ये एक्चुअली जो यहाँ पे 3 है, ये 3 तो कॉम्प्लेक्स पे +3 होगा और यहाँ जो कुछ नहीं है वो Cl पे -1 होगा। हेलो, यस सर। और यस सर। इसके +3 ये जो 3 है जो इसके ऊपर आना चाहिए उसको तो आपने रोमन नंबर 3 में इंक्लूड कर ही लिया है। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट। अब बस लेगेंड हमेशा, हाँ बेटा, क्या बेटा? लेगेंड हमेशा फर्स्ट पे रहेगा। बेटा कॉम्प्लेक्स के नाम में लिगेंड को हमेशा पहले नाम देना है। हेलो, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर मीटिंग में 4 मिनट बचे हैं। कोई बात नहीं बेटा, बस ये एक्चुअली मैं आपको IUPAC ही कराना चाह रहा हूँ पूरा, तो आप, अच्छा बच्चों पहले मान लो मीटिंग ख़त्म भी होती है तो मैं बच कितना गया है, हाँ सुनो, अच्छा मैं मीटिंग एक काम करता हूँ बेटा, मीटिंग ID बस ये 10 मिनट का काम है, कर लूँ, आपको मैं काम दे दूँगा, मैं फिर से मीटिंग। देखो भैया, एक और एग्जाम्पल है बच्चों, आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आपके साथ चर्चा करूं। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे कैटायन ही कॉम्प्लेक्स है, तो पहले कैटायन का नाम लेंगे फिर एनायन का लेंगे, क्योंकि कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम हमेशा कैसे करते हैं? पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, एथिलीन डायमीन है और ONO है। आइए, आपके पास हालांकि अभी टेबल कॉपी में लिखित नहीं है, जब आप टेबल लिख लोगे तो आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे इनके नामों के साथ। लेकिन मैं आपको फिर से ही कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स आप ज़रूर पूरे लिख लीजिएगा, पर आप याद लिगेंड्स का नाम, क्योंकि आप एग्जाम्पल लिखोगे तो काफ़ी कुछ आपका ऐसे ही याद हो जाएगा, पर एग्ज़ाम्स मतलब आर्काइव्स अपने ज़रूर कर लीजिएगा और अपने आर्काइव्स के हिसाब से आप चीज़ों को याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो, वैसे पता है इतना कर लोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो,
सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमीन तो ब्रोमीडो, क्लोरीन तो क्लोरीडो। गौर करना बच्चों केवल पहला अल्फ़ाबेट मैंने कैपिटल किया, बाकी सब स्मॉल है ना। ब्रोमीडो, क्लोरीडो, फिर ईएन का नाम क्या होता है, इथेन डाइअमीन, 1 2 ना भी लिखो तो चलेगा। और ONO क्योंकि 2 है तो ये डाई नाइट्रीटो हाइफन के बाद O, नाइट्रीटो O, क्योंकि O लिगेट कर रहा है तब ना ONO लिखा है। अच्छा, तो ये तो हो गया सर किसका नाम, लिगेंड्स का नाम। फिर मेटल कौन है, CO मतलब कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखने के बाद पैरेंथेसिस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला गया है। अच्छा नहीं, ये तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका इसका निकालने में मदद करता हूँ। सोचो, कोबाल्ट का नहीं पता तो X, ब्रोमीन का स्टेट बोलो -1, क्लोरीन का बोलो -1, EN का स्टेट बोलो 0, ONO का स्टेट बोलो -1, 2 हैं तो -2। हेलो, अच्छा, वैसे यहाँ से क्रिस क्रॉस मेथड लगा लो, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, मतलब कैटाइन पे चार्ज होगा +1, एनाइन पे चार्ज होगा -1, तो भले इसी को बराबर कर दो बराबर +1 के, कि हमने सिर्फ कैटाइन का देख लिया। हालांकि ऐसे भी सोच लेते कि ब्रोमीन का -1 लगे 0 लिख देते तो भी बात तो एक ही थी। हेलो ये भाई, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो सबका ऐड करते जाए तो ब्रोमीन का भी -1, क्योंकि अभी अंदर ही कर रहे हो तो -1 बराबर 0। तो इसको देखो बेटा कितना आएगा, 5। हाँ तो देखो पैरेंथेसिस में 5 लिखा हुआ है और लास्ट में ब्रोमाइड। कोई तकलीफ? नो सर। अब बच्चों ये बहुत फेमस सवाल है, क्या गिव IUPAC नेम, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाला हुआ है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो -5, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आइए गिन दें सर, 1 2, EN सर बाइडेंटेट है तो भले 1 है काउंट 2 होगा, और ONO डेंटिसिटी 1 ही होती है लेकिन 2 है तो ये भी काउंट 2 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 6। हेलो, यस अच्छा, हर डोनर कितना देगा, 2, तो 6 × 2, ये कितना आता है 34, 36 तो नहीं आता, मतलब ये अनस्टेबल होगा। हेलो चलो, अब बच्चों अभी तक जो आपने एग्जाम्पल्स देखे उन एग्जाम्पल्स में जो कॉम्प्लेक्स था वो कैटाइनिक था। सर अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हुआ तो बेटा कोई फर्क नहीं है, सेम है, बस एक फर्क है, क्या कहता है, फॉर सर्टन एलिमेंट्स द लैटिन नेम्स इज यूज्ड। लेकिन पता है एलिमेंट्स के लिए लैटिन नेम कम यूज करते हैं जब वो एलिमेंट मतलब वो मेटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हो और वो कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो। लेकिन आपको लैटिन नेम पता होने चाहिए पहले तो कुछ के लैटिन नेम जिनके यूज होते हैं आपको पता होने चाहिए। बच्चों Ag यानी कि सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटेट, लेड का होता है प्लम्बेट, गोल्ड का होता है ऑरेट, और मर्क्यूरी का होता है मर्क्यूरेट, आयरन का होता है फेरेट। मर्क्यूरेट का ही हाइड्रोजनेट लिखना भी मत, बस इतना ही याद रखना, कोई दिक्कत? हेलो यस सर। हेलो, हाँ अच्छा, तो ये जो नाम है ना बच्चों, एक्चुअली अगर आप सिल्वर का नाम जानोगे ना लैटिन में तो होता है अर्जेंटम, लेकिन सर आपने टम तो नहीं लिखा। एक्चुअली बच्चों ये मैं आपको यहाँ देखना कॉलम में लिखा भी हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो। इनके हम लैटिन नेम कब इस्तेमाल करते हैं, तब इस्तेमाल करते हैं जब, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, नेम इन एनाइनिक और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है कॉम्प्लेक्स के, ये सेंट्रल मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और अगर वो कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो मैं सिल्वर को सिल्वर नहीं लिखूंगा, अर्जेंटेट लिखूंगा ATE के साथ। मैं लेड को लेड नहीं लिखूंगा, प्लम्बेट लिखूंगा। AU को गोल्ड नहीं लिखूंगा, ऑरेट लिखूंगा। Hg को मर्क्यूरी नहीं लिखूंगा, मर्क्यूरेट लिखूंगा। Fe को आयरन नहीं लिखूंगा, फेरेट लिखूंगा। हेलो, यस अगर बेटा यही मेटल किसी कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक हुआ तो इनका कौन सा नाम यूज करोगे, यही वाला। हेलो, हाँ सर।
लैटिन नाम, और लैटिन नाम में भी 8 लगा के तब यूज करते हैं जब ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनाए और वो कॉम्प्लेक्स एनायनिक हिस्सा हो। हेलो, हाँ सर। आइए इस चीज को चेक कराऊं। अच्छा, कुछ पहले नोट डाला हुआ तो देखो, तो नोट पढ़ लें। डाई ट्राई टेट्रा इज नॉट यूज फॉर सिंपल लिगेंड्स। अच्छा, इज यूज फॉर सिंपल लिगेंड। भाई अगर कोई सिंपल लिगेंड 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। और वही अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड जनरली बच्चों बाइडेंटेट को कहते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड अगर 2 होते हैं ना तो उसको डाई नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? बिस। This. कॉम्प्लेक्स लिगेंड यानी कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अगर 3 होते हैं तो ट्राई नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ट्रिस। क्या लिखते हैं? This. 4 होते हैं तो टेट्रा नहीं लिखते, लिखते हैं टेट्राकिस। 5 होते हैं तो 5 नहीं लिखते, कहते हैं पेंटाकिस एटसेट्रा। हेलो, हाँ सर। अच्छा आइए एग्जाम्पल समझ लें। जैसे कि ये अगला एग्जाम्पल है आपका, इसमें कोबाल्ट है, ईएन है, होल्टॉइस है और बाहर सल्फेट है। अच्छा, मैं एक बार आपको ये सवाल फिर लिख दूं, शायद आपको ये इससे अच्छा नहीं लग रहा होगा। देखो आपका सवाल क्या है? कोबाल्ट, ईएन 2 है, ये कॉम्प्लेक्स है और काउंटर आयन है SO4, लेकिन इस SO4 पे भी लगा हुआ है होल थ्राइस। हेलो, हाँ सर। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा इसका कैटायन और एनायन अलग लिख के दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि क्रिस क्रॉस मेथड आप, हालांकि उतना आपको शायद अब पता भी है, पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो शायद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होगे, इसलिए आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, शायद आप ये बात तो सब जानते हो ना कि सल्फेट जो आयन होता है उस पर चार्ज होता है 2-। हाँ सर। लेकिन यहां पे तो 1 है, तो क्या इसके ऊपर 1- जाएगा? नहीं सर, जरूर ये सिंप्लीफाइड 1 होगा। हेलो, Yes. हमको पता है सर, अगर ये 2- होता है मतलब जरूर ये 2 होगा, मतलब ये 6 होगा। हाँ सर। मतलब जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा वो होगा COEN 2 ठो, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा बच्चों? +6. बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो वही बेटा, इस बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस बच्चे ने गोला मार के उस पर +6 और -6 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये -2 होगा, वो तो समझ सकते हो ना आप। हेलो, हाँ सर। अब बात समझ रही? मिटा दूं इसको? Yes सर। चलो, तो बच्चों अब आप ये +6 -6 जो इस बच्चे ने इस सवाल में लिखा हुआ है ना, ये गोला मार के मत लिखना, मैंने इसलिए इसको पूरा अलग से लिख दिया आपके लिए। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो ना क्यों? अच्छा, अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं कोबाल्ट का। नहीं पता तो X, ये न्यूट्रल होता है तो 0, इस पे चार्ज है -2, 3 है तो -6, या तो आप सीधा ही अगर इस पे +6 देख चुके हो तो बराबर कर दो कॉम्प्लेक्स को +6, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया +6। हेलो, मेटल पे। हेलो, हाँ सर। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आइए नाम लिख लें। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, तो पहले लिगेंड का नाम, लेकिन 2 कौन है? बाइडेंटेट, तो डाई नहीं लिखूंगा, बिस लिखूंगा। बिस कौन है? बिस इथेन डाइअमीन, Ethane 1,2 diamine. इथेन डाइअमीन लिख सकते हैं। बिस इथेन डाइअमीन। CO का नाम हो गया कोबाल्ट, ब्रैकेट में आ गया बच्चों ये गलत लिखा हुआ है कि सही है? रोमन सर गलत लिखा हुआ है। बात समझ रहे हो? हाँ सर। और फिर काउंटर आयन का नाम सल्फेट, ये 3 ट्राई सल्फेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो 3 है ये आपने पैरेंथेसिस में जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी उसने कॉम्पनसेट कर लिया उस चीज को। हेलो, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब ये बिस वाला एग्जाम्पल तो समझ गए, अभी तक हमने ये एग्जाम्पल नहीं समझे हैं। ये एक्चुअली बच्चों ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्चुअली IUPAC के बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है, तो अभी आप देख रहे हैं बच्चे ने सब सॉल्व भी किए होंगे, तो आपकी मदद भी हो जाएगी, लेकिन आपका वो होमवर्क होगा। फिलहाल होमवर्क देने के पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँ। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, एनायनिक है, सर फर्क कोई नहीं पड़ता, बस मेटल के नाम का अगर उसका कोई लैटिन नेम है तो वो नाम के साथ ATE जोड़ना होता है। आइए सिखा दूं थोड़ा सा ये।
पहले नाम किसका लिखते हैं, कैटायन कैसा है, काउंटर आयन है, एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। अब जब एनायन कॉम्प्लेक्स है तो नाम तो पहले कैटायन का ही लिखेंगे। आइए नाम देख लें, पहले कैटायन का फिर एनायन का। ये क्या है, पोटेशियम, पहले लिख दिया सिंपली पोटेशियम, कैटायन का नाम। अब हम एनायन का नाम लिख रहे हैं। एनायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम। कैसे, अल्फाबेटिकली। कितना है ये है साइनिडो, और ये एनओ का क्या नाम होता है बच्चों, नाइट्रोसाइल। पहले नाइट्रोसाइल लिखेंगे कि साइनिडो, साइनिडो क्योंकि सी से चालू है। कितना है साइनिडो, 5। तो पेंटासाइनिडो, फिर नाइट्रोसाइल, लिगेंड्स का नाम खत्म। फिर कोबाल्ट नहीं लिखेंगे बच्चों, हालांकि कोबाल्ट के लिए कोई लैटिन नेम नहीं है, लैटिन नेम बस उन्हीं के लिए जो मैंने लिख दिया था। तो कोबाल्ट को क्या लिखोगे, कोबाल्टी, लेकिन सफिक्स जरूर जोड़ूंगा। क्या, ATE। क्या, ATE। इस बच्चे यहां से थोड़ा सा कट गया बेटा फोटो में, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कोबाल्टेट। हेलो हाँ सर। भाई, कोबाल्ट, इसने कोबाल्ट की भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोबाल्ट, और फिर सफिक्स क्या जोड़ना है बच्चों, ATE, कोबाल्टेट। हेलो, और पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब सर, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, एनायनिक है, तो मेटल का नाम लिखो लेकिन ATE जोड़ दो, और वो मेटल्स जिनके लिए कुछ लैटिन नेम लिखे उनका लैटिन नाम में 8 जोड़ दो। सब में नहीं, जिनके लैटिन लिखे, बाकी का जो नाम है वही लिखो, बस 8 लगा दो। हेलो हेलो, चलो। अब जैसे बेटा मान लो SO4 2- आपको केवल इसका नाम बोलना है, तो आप कहोगे सल्फेट आयन, बोलोगे ना। यस सर। वैसे ही बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें केवल चार्ज है, उसका सॉल्ट के रूप में नहीं है वो, तो पूरा नाम एज इट इज करना, लास्ट में बस एक चीज लिख देना। क्या, ATE। अरे आयन। हाँ सर। अगर केवल आपको नाम दिया हुआ है सॉल्ट का नहीं, सिर्फ एक आयन का, तो पूरा नाम लिखने के बाद आयन जरूर लिखना। अब क्योंकि वो आयन कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो आइए इसका नाम लिख दे। 4 हैं टेट्रा, कौन है, SCN-, तो थायोसाइनेटो नाम है। फिर ये क्या है, Cr, तो वैसे तो क्रोमियम लिख देते, पर क्योंकि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो क्रोमेट लिखेंगे। हेलो, क्रोमियम 8 नहीं लिखते, क्रोमेट। हेलो, हाँ सर। पैरेंथेसिस में आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो निकाला हुआ है, X+4 हर पे SCN पे चार्ज होता है -1, बराबर ओवरऑल चार्ज है -2, तो ऑक्सीडेशन है। और लास्ट में लिख देंगे आयन। तकलीफ, चलो नेक्स्ट। अगला बच्चों एग्जाम्पल जो है उसमें कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तो कोई बात नहीं सर। अच्छा पहले ये देख लो बच्चों, ये फॉर्मूला ये है, आप ये मत करना, ये इस बच्चे ने, आप समझ रहे हो ना, इसने क्रिस क्रॉस मेथड लगाया हुआ है, ये 1 को चढ़ाया हुआ है यहाँ, ये 3 को चढ़ाया हुआ है वहाँ। हेलो, ठीक है, वो लिखा भी हालांकि उसने। चलो पहले कैटायन का नाम बोलेंगे बच्चों। क्या, भले Cl पहले लिखा है, NH3 बाद में, पर हमें पता है NH3 का नाम अमीन होता है, A से चालू होता है, क्लोरिडो C से चालू होता है, तो पहले लिखेंगे अमीडो। कितने हैं, 4, तो टेट्रामीन डाइक्लोरिडो, लिगेंड्स खत्म। CO का नाम हो जाएगा कोबाल्ट, सिर्फ कोबाल्ट, क्यों, क्योंकि कैटायनिक है। पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ निकला हुआ है, देख लीजिए नीचे निकाला हुआ है उसने। कोबाल्ट का नहीं पता तो X, क्लोरीन -2, बराबर अमोनिया न्यूट्रल है, बराबर +1, कैटायन पे चार्ज +1 है, तो X कितना आ गया, +3। दिख रहा है सबको। यस सर। एनायन का नाम बोल रहा हूँ, पहले लिगेंड का नाम 6 है इसलिए हेक्सा, CN मतलब साइनिडो, और क्रोमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो लिखेंगे क्रोमेट। पैरेंथेसिस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, X -6 बराबर ओवरऑल चार्ज है -3, तो X आ जाएगा +3। कोई दिक्कत, नो। ठीक है बच्चों। आइए आपको थोड़ा सा आगे ले चलूँ, बस तो मेरा काम हो गया, बहुत आगे नहीं ले जा रहा हूँ, आपको बस दिखा रहा हूँ बच्चों। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस करना है, NCERT के हैं। एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस करना है, NCERT के हैं। एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस करना है, NCERT के। NCERT के बाहर के हुए तो मत भी करना, हालांकि इसमें क्वेश्चन नंबर डाला भी हुआ है। एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस करना है,
एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना है। ये नोट जो डाला ये मत डालना। हेलो, हाँ सर। बस बेटा, वर्नर थ्योरी से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज अभी आप